इतिहास की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। इतिहास पाठ में हम बात करेंगे शकों की। मेरे हाथ में जो किताब है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडेय ने। मित्रों, शकों के सिलसिले में अब तक हम 2 बार मिल चुके हैं और आज तीसरी बार मिल रहे हैं। पिछले अंक में हम चर्चा कर रहे थे तक्षशिला के शक शासक मावेज की। हमने देखा कि मावेज की कुछ मुद्राओं पर पोसीडोन यानी समुद्र देवी का चित्र है। इस आधार पर विद्वानों का अनुमान है कि मावेज ने किसी सामुद्रिक युद्ध में विजय प्राप्त की होगी। कुछ विद्वान इस मुद्रा चित्र को शिव का चित्र मानते हैं। टॉर्न के मतानुसार उसकी मुद्राओं पर महात्मा बुद्ध और शिव के अंकन मिले हैं। डेडियर महोदय का मत है कि मावेज एक नहीं 2 हुए थे। एक मावेज ने बहुसंख्यक मुद्राएं चलाई थी जो अनेक स्थानों पर पाई गई हैं। जैसे सिरकप में ही इस मावेज की 107 मुद्राएं मिली हैं। दूसरे मावेज ने कोई मुद्रा नहीं चलाई थी। मावेज के बाद हम तक्षशिला के जिस शक शासक की बात करेंगे उसका नाम है एजेज प्रथम। मावेज के बाद तक्षशिला में एजेज का राज्य हुआ। यह एजेज किस जाति का था, इस बात पर विद्वानों में मतभेद है। एजेज की मुद्राएं वोनोनीज से संबंधित हैं। एजेज की मुद्राएं वोनोनीज से संबंधित हैं। वोनोनीज का नाम और मुद्रा शैली पार्थियन है। अतः कुछ विद्वान वोनोनीज के साथ साथ एजेज को भी पार्थियन मानते हैं। इन विद्वानों में स्टेन कोनो प्रमुख है, परंतु अन्य विद्वानों के मतानुसार एजेज के नाम का कोई भी पहलवी राजा नहीं हुआ है, या जो नाम हमें एजेज नाम के राजा का मिलता है उस पर पहलवी प्रभाव विद्यमान नहीं है। वह तो शक राजा ही था। एजेज को शक मानने वाले विद्वानों में रैप्सन, गार्डनर, टार्न, मार्शल, रायचौधरी आदि प्रमुख हैं। अधिकांश विद्वानों का मत है कि एजेज एक नहीं 2 हुए थे। अपने मत की पुष्टि में वे कहते हैं कि एजेज की कुछ मुद्राएं ऊपरी सतह पर मिलती हैं, परंतु कुछ उनसे अधिक निचली सतह पर। यदि एजेज एक होता तो संपूर्ण मुद्राएं साधारणतया एक साथ एक ही सतह पर पाई जाती। प्रतीत होता है कि एक एजेज के कुछ समय पश्चात दूसरा एजेज उसी प्रदेश का राजा हुआ। भिन्न भिन्न काल में होने के कारण दोनों एजेज की मुद्राएं भिन्न भिन्न सतहों पर मिली हैं। एजेज द्वितीय की कुछ मुद्राएं गांडोफार्नीज की मुद्राओं के साथ मिलती हैं। इससे प्रकट होता है कि गांडोफार्नीज एजेज द्वितीय के बाद में हुआ, लेकिन मुद्राओं से प्रकट होता है कि एजेज प्रथम के बाद एजिलीसेज शासक हुआ। अपोवर्मन गांडोफार्नीज और एजेज दोनों की अधीनता में गवर्नर था। यह तभी संभव है जब हम 2 एजेज माने। कुछ मुद्राओं पर एजेज और स्पेलिरिसिस दोनों के नाम मिलते हैं। इस आधार पर स्मिथ, मार्शल आदि विद्वानों ने यह अनुमान किया है कि प्रथम एजेज मावेज का उत्तराधिकारी नहीं, लेकिन स्पेलिरिसिस का उत्तराधिकारी था। ऐसी परिस्थिति में प्रश्न यह उठता है कि मावेज को कहाँ रखा जाए। वह एजेज प्रथम के बाद नहीं रखा जा सकता, क्योंकि मुद्राओं से प्रकट होता है कि एजेज प्रथम के बाद
एजली सेज शासक हुआ था। मावेज एजली सेज के बाद भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि मुद्रा साक्ष्य से प्रकट होता है कि एजली सेज के बाद एजेज द्वितीय शासक हुआ था। मावेज को हम एजेज द्वितीय के बाद भी नहीं रख सकते। एजेज द्वितीय का शासन लगभग 44 ईस्वी और सरकार के अनुसार 79 ईस्वी में समाप्त होता है। यह तिथि मावेज के लिए काफी दूर पड़ने वाली तिथि है। ऐसी अवस्था में मावेज को एजेज प्रथम के पूर्व ही रखना उपयुक्त प्रतीत होता है। अनुमानतः वोनोनीज और मावेज समकालीन थे। जिस समय मावेज पंजाब में राज्य कर रहा था, उसी समय वोनोनीज सिस्तान में। वोनोनीज का उत्तराधिकारी स्पेलिरिसिस हुआ और मावेज का एजेज प्रथम। किसी विशेष कारण से स्पेलिरिसिस और एजेज प्रथम ने अपनी सम्मिलित मुद्राएं चलाईं। संभव है कि दोनों संबंधी हों या मित्र रहे हों। मार्शल महोदय का मत है कि मावेज की मृत्यु के बाद राजनीतिक क्षेत्र में कोई विशेष शक्तिशाली राजा नहीं हुआ, अतः वोनोनीज ने उसका स्थान लिया और महाराज के रूप में अपनी सत्ता स्थापित की। उसने तक्षशिला पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और वहां स्पेलो होरोज और स्पेलेगेटमीज को गवर्नर बनाया। परंतु वोनोनीज के उत्थान का संबंध मावेज की मृत्यु से नहीं था। उसने स्वतंत्र रूप से सिस्तान में अपनी सत्ता स्थापित की थी। उसका तक्षशिला से कोई संबंध नहीं था। एजेज के विषय में रैप्सन महोदय के विचार अस्पष्ट हैं। एक स्थान पर वे स्पेलिरिसिस के सहयोगी एजेज को एजेज द्वितीय मानते हैं और उसे उसका पुत्र बताते हैं, लेकिन दूसरे स्थान पर ऐसा प्रतीत होता है कि वे उसी एजेज द्वितीय को एजिलीसेज का पुत्र और उत्तराधिकारी मानते हैं। 134 तिथि के कलवान अभिलेख और 136 तिथि के तक्षशिला सिल्वर स्क्रॉल लेख में एक अज अथवा अ का उल्लेख मिलता है, लेकिन यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि अज अथवा अ एजेज ही था, क्योंकि अज अथवा अ के साथ महाराज आदि के समान कोई भी सम्मान सूचक या पद सूचक शब्द नहीं मिलता। पुनः यदि यह एजेज था तो भी नहीं कहा जा सकता कि वह एजेज प्रथम था या एजेज द्वितीय था। इसके अतिरिक्त यह भी निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इन लेखों की तिथियां 134 और 136 किस संवत की है। रैप्सन ने तो यहाँ तक कहा है कि ईसा पूर्व 58 का विक्रम संवत एजेज ने ही चलाया था, लेकिन कोई भी निष्कर्ष असंदिग्ध नहीं है उनका दिया हुआ। एजेज प्रथम ने यूनानी शासक हिप्पोस्टेटस की पुरानी मुद्राओं पर अपना नाम अंकित करके उन्हें पुनः प्रसारित किया था। इससे प्रकट होता है कि उसने यूनानियों के पूर्वी पंजाब पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। एजेज ने मिनेंडर की एथेना एल्किस शैली की मुद्राएं चलाई। इस आधार पर टार्न ने यह अनुमान प्रकट किया है कि एजेज प्रथम ने मिनेंडर राज्य के प्रधान क्षेत्र यानी सियालकोट प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन यह निष्कर्ष उपयुक्त नहीं है, क्योंकि मिनेंडर राज्य का प्रधान क्षेत्र काबुल घाटी में था। अतः एथेना एल्किस शैली की मुद्राओं के प्रचार में यही अनुमान किया जा सकता है कि एजेज प्रथम ने काबुल घाटी पर अपना अधिकार कर लिया था। वस्तुतः एजेज प्रथम की मुद्राएं इस क्षेत्र में पाई गई हैं। इससे भी उसके काबुल घाटी पर आधिपत्य के अनुमान की पुष्टि होती है। एजेज प्रथम की कुछ मुद्राएं दो कोटियों में विभक्त की जा सकती हैं। प्रथम कोटि की मुद्राओं पर यूनानी में एजेज का नाम है और खरोष्ठी में एजिलिसेज का नाम है। द्वितीय कोटि की मुद्राओं पर यूनानी में एजिलिसेज का नाम है और खरोष्ठी में एजेज का। इससे प्रकट होता है कि एक समय एजेज स्वामी था और एजिलिसेज उसके अधीन था।
या उसका सहयोगी था, लेकिन कालांतर में एजिलीसेज स्वामी बन गया और एजेज उसके अधीन उसके सहयोगी के रूप में प्रकट हुआ। स्मिथ और भंडारकर महोदय दोनों मुद्राओं के एजेज को एक व्यक्ति नहीं मानते। उनका कथन है कि एजेज दो हुए थे, एजेज प्रथम और एजेज द्वितीय। पहले एजेज प्रथम शासक था और एजिलीसेज उसका अधीनस्थ था। एजेज प्रथम की मृत्यु के बाद एजिलीसेज स्वतंत्र शासक बन गया और उसने एजेज द्वितीय को अपना सहयोगी बना दिया। लेकिन एक मत यह भी सामने आता है कि एजिलीसेज की मुद्राएं कला की दृष्टि से एजेज की मुद्राओं से अधिक सुंदर हैं। अनुमान किया जा सकता है कि एजिलीसेज पहले स्वतंत्र शासक हुआ और एजेज बाद में। ऐसी दशा में दो एजिलीसेज और एक एजेज की कल्पना की जा सकती है, लेकिन खुदाई में सतहों के अध्ययन से स्पष्ट हो गया है कि एजेज प्रथम पहले हुआ, फिर एजिलीसेज और उसके बाद हुआ एजेज द्वितीय। इन दो कोटियों की मुद्राओं में से दो एजेज की कल्पना नहीं करनी चाहिए, यह बात भी कुछ विद्वान कहते हैं, जिनमें नाम प्रमुख हैं हाफमैन और स्टैन कोनो के। वास्तव में एजेज और एजिलीसेज एक ही व्यक्ति थे, लेकिन इन विद्वानों के मत को अधिकांश विद्वान स्वीकार नहीं करते। एजिलीसेज ने सिंहासनासीन जीएस शैली की मुद्राएं बनवाई। मार्शल का मत है कि यह कापिश शैली थी, अतः उनका मत है कि कापिश प्रदेश निश्चित रूप से एजिलीसेज के अधीन था। वस्तुतः इसे पूर्वगामी एजेज प्रथम ही जीत चुका था। एजिलीसेज की कुछ मुद्राएं बलूचिस्तान में मिली हैं। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने अनुमान किया है कि बलूचिस्तान उसके अधीन था। एजिलीसेज की कुछ अन्य मुद्राओं पर हेराक्लीज का चित्र मिलता है। इस प्रकार की मुद्राएं दक्षिणी अफगानिस्तान में प्रचलित थीं, अतः कुछ विद्वान दक्षिणी अफगानिस्तान को भी एजिलीसेज के अधीन मानते हैं। एजिलीसेज का शासन अल्पकालीन था, क्योंकि इसकी 11 मुद्राएं मिली हैं। जहाँ तक एजेज द्वितीय की बात है जहाँ तक एजेज द्वितीय की बात है वह एजिलीसेज के बाद शासक बना। एजेज की 1921 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इनमें दोनों एजेज की मुद्राएं शामिल हैं। मुद्राओं से प्रकट होता है कि अश्ववर्मन पहले एजेज द्वितीय का गवर्नर था, लेकिन बाद में वह गोंडो फार्नीज का गवर्नर बन गया। अश्ववर्मन का पितामह विजय मित्र था, जिसका उल्लेख बियक मित्र के रूप में शिनकोट अभिलेख में हुआ है। वह मिनेंडर का सामंत था। कुछ मुद्राएं ऐसी मिली हैं जिन पर मानेगुलस छत्रपस जिहोनियस लिखा हुआ है। कुछ विद्वान मणिगुल और जिहोनिक को एजेज के क्षत्रप मानते हैं, जो उसकी अधीनता में पुष्कलावती में शासन करते थे। लेकिन रैप्सन का कहना है कि एजेज द्वितीय के बाद में चांदी की मुद्राएं पहले जितनी सुंदर नहीं रही। चूंकि जिहोनिक की मुद्राएं सुंदर हैं, अतः जिहोनिक को एजेज प्रथम का क्षत्रप समझना चाहिए। तक्षशिला की शक शाखा का पतन दो व्यक्तियों के उदय के कारण हुआ। एक का नाम तो है फ्रायोटीज और दूसरे का नाम है गांडोफार्नीज। फिलास्टेटस का कथन है कि 43-44 ईस्वी में जब एपोलोनियस तक्षशिला पहुंचा तो उसने वहां फ्रायोटीज का राज्य पाया। इसके अतिरिक्त तख्ते बाही अभिलेख से पता चलता है कि 103 में गांडोफार्नीज पश्चिमोत्तर प्रदेश में राज्य कर रहा था। कदाचित यह तिथि विक्रम संवत की है, अतः गांडोफार्नीज की तिथि 45 ईस्वी हुई। हर्जफेल्ड और टार्न महोदय का मत है कि फ्रायोटीज किसी व्यक्ति का नाम नहीं था, वरन
वह अप्रतिहत का ही एक विकृत रूप था। यह उपाधि गांडोफार्नीज की मुद्राओं पर अंकित पाई जाती है। अतः ये दोनों विद्वान फ्रायोटीज और गांडोफार्नीज दोनों को एक ही व्यक्ति मानते हैं, लेकिन लोहाई जैन ने इस मत का खंडन किया है। फ्रायोटीज का समीकरण अप्रतिहत के साथ नहीं किया जा सकता। वस्तुतः दोनों अलग अलग थे। नाम से प्रकट होता है कि फ्रायोटीज पार्थियन शासक था। ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वप्रथम फ्रायोटीज ने शकों से तक्षशिला जीता। बाद में दक्षिणी अफगानिस्तान में गांडोफार्नीज का उदय हुआ और शीघ्र ही उसने तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार एजेज प्रथम, एजिलिसेज और एजेज द्वितीय का शासनकाल 20 ईस्वी से लेकर 43 ईस्वी तक रहा होगा। इन तीनों शासकों में एजिलिसेज का शासनकाल बहुत छोटा था। उसकी हमें केवल 11 मुद्राएं मिली हैं। तो मित्रों, यह बात थी तक्षशिला के शक शासकों की। भारतवर्ष के शक नरेश पर्याप्त रूप से शक्तिशाली थे। उन्होंने बेसिलियन यानी महाराजस, राजराजस और महतस की उपाधियां धारण की थी। उनकी अधीनता में अनेक क्षत्रप यानी गवर्नर राज्य करते थे। जैसे मावेज के चुक्श यानी पश्चिमी पंजाब में लियाक और पतिक नामक 2 क्षत्रप हुए। इसी प्रकार शाहशेर अभिलेख में उल्लिखित नमिजद अथवा दमिजद संभवतः एजेज प्रथम अथवा एजिलिसेज का क्षत्रप था। अश्ववर्मन एजेज द्वितीय का क्षत्रप था। मणिगुल और जिहोनिक संभवतः एजेज प्रथम अथवा एजेज द्वितीय के क्षत्रप थे। शासन की यह क्षत्रप प्रणाली पारसीक प्रणाली थी। फारस के बेहिस्तून अभिलेख में क्षत्र पावन शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसका अर्थ होता है राज्य का संरक्षक। स्पष्ट है कि इसी शब्द से क्षत्रप शब्द निकला है, जिसका प्रयोग शकों ने किया। उत्तरी भारतवर्ष के निम्नलिखित क्षत्रप वंश विशेष उल्लेखनीय हैं: कापिश वंश, पुष्पपुर वंश और अभिसार प्रस्थ वंश। कापिश प्रदेश से हमें अर्थ लगाना चाहिए उस क्षेत्र का जो आधुनिक काफिरिस्तान है और घोरबंद तथा पंजशीर की घाटियों का प्रदेश है। माणिमियाल अभिलेख से कापिश के क्षत्रप वंश का पता चलता है। काबुल संग्रहालय में एक अभिलेख संरक्षित है जिससे पता चलता है कि पुष्पपुर में तिरवर्ण नामक एक क्षत्रप शासन करता था। इस अभिलेख की तिथि 83 है। यदि यह विक्रम संवत है तो तिरवर्ण का शासनकाल 25 ईस्वी के आसपास ठहरता है। अभिसार प्रस्थ यूनानी लेखकों द्वारा वर्णित अभिसारेस है, जो तक्षशिला के उत्तर में था। पंजाब में ताम्र मुद्रा मिली है जिसमें अभिसार प्रस्थ के क्षत्रप शिवसेन का नाम मिलता है। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। फिर मिलेंगे। नमस्कार।